दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे पीसीएस की। और मेरा उद्देश्य पढ़ना है और आप जो आवाज़ आपको समझ में आए तो सुन लेना, बाकी आपकी इच्छा। ये हम स्थल मिलाएंगे, उत्तरों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नेवासा महाराष्ट्र का है, आपको बताइए। ईसामपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुडियम तमिलनाडु। और हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत सबसे पूर्वी जो स्थल है वो आलमगीर है। न्याय ये तो मिला लोगे आप। न्याय का गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, सांख्य कपिल और योग पतंजलि। वैदिककालीन प्रशासन में भागदूत कौन था? राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु से राजगृह लौटते समय अनुपीय नामक स्थान पर किसको बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया? नहीं, आम्रपाली को नहीं किया था, क्योंकि वैशाली में दिया था ज्ञान। ओपाली, भाद्रिक और देवदत्त को दिया था। अनुपीय मतलब राजगृह लौटते समय अनुपीय। किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक है? धर्माशोक जो कहा गया है वो अशोक को कुमार देवी अमरनाथ में कहा गया है। कुमार देवी अभिषेक। अगला देखते हैं। अशोक के संदर्भ में अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुल वास 200 में दी है। और अशोक ने राज्याभिषेक का, देखो दोस्तों, इसमें 13वां शिलालेख है, 13वें साल में है। अशोक ने धर्म महामात्र नामक एक नवीन कर को जो कर्मचारी बनाया था वो 13वें साल दिया था। इसने यहाँ पर गलत उत्तर दिया है। वो पूछ रहा है कि प्राचीन काल के भारत पराक्रमण के संबंध में सही क्रम बताना। मैंने इसका फंडा याद कर रखा, USPK बोले तो यूनन, शक, पहलव और कुषाण। USPK। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी? ये तो आपको पता ही है, पल्लवों की थी। स्टाफ नर्स में पूछा गया था। और जो गुप्तकालीन प्रशासन विभाजन आरोप पूछा था, भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम, ये क्रम में बताना है। भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम, क्रम बताना था। भुक्ति का जो था वो प्रांत जैसे राज्यपाल वगैरह होता था, और जो बटा हुआ था विषय वो विषयपति होता था उसका। विधि तहसील थी आज के ज़माने की, और ग्राम ग्रामिक था। कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में पूछा, इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, सही है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया, यही बात सही है। यूनेस्को में शामिल है, बिल्कुल सही है। आपको बताइए दोस्तों, यूनेस्को में शामिल है। मृच्छकटिकम आपको पता ही है, शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम। चारुदत्त और बसंत सेना की कहानी है। 10 अंक लिखे हुए हैं इसमें। आजकल ये अंक भी पूछ लेता है कितने होते हैं किस ग्रंथ में, तो आपको याद रखना 10 अंक हैं इसमें। और जो चारुदत्त बसंत सेना की कहानी, बाणभट्ट की रचना हर्षचरिता आपको पता ही है। रजत रंगिणी कल्हण आपको पता ही है इसका। और क्या बचा इसका, बस इतना ही था। शूद्रक, मृच्छकटिकम है ही। और जी मनुस्मृति के टीकाकार आपको पता ही है, कुल्लू भट्टक है। इसके 3 हैं, कुल्लू भट्टक, मेघातिथि और किधर गया, मनुस्मृति पर कुल्लू भट्टक, मेघातिथि और जी 12 अध्यायों में विभाजित है। कौन? मनुस्मृति 12 पाठ है उसमें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतिपादन है। कुमार संभव आपको पता ही है किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव की कई रचनाएं हैं, उन रचनाओं का नाम लिख लेना है, क्योंकि अभी जो आरओ की परीक्षा हुई थी उसमें परीक्षाओं के और बिहार में इसे पूछा गया था मिलाने के लिए। तो कुमार संभव इसकी है, कालिदास जी की। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, मालविकाग्निमित्रम, 2 महाकाव्य, रघुवंशम महाकाव्य और कुमार संभव भी। मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सब कालिदास जी की रचनाएं हैं। 7 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। पुराणों के संदर्भ में बात करनी है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश है, बिल्कुल सही है, आपको पता ही है। वायु पुराण में गुप्त वंश है, और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश है। आपको 3 पुराण याद रखने हैं। गुप्त वंश आपको बताइए, वायु पुराण, मौर्य वंश, विष्णु पुराण, और सातवाहन मत्स्य पुराण, 3 वंश है। मिलिंद पानो जो चर्चा मिलती है राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु की, वो किसकी चर्चा है? वो मिलती है नागसेन की। इसे मैं दोस्त गलत कर आया था, मैं नागार्जुन लगा दिया था जल्दी में, इसका नागसेन उत्तर था। अतः इसका भी विकल्प में सी ही माना है। मिलिंद पानु, राजा मिलिंद, बौद्ध भिक्षु नागसेन, नागार्जुन के मध्य संवाद के रूप में एक ग्रंथ है। नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसका उत्तर सी और डी हो सकता है, लेकिन मैं दिमाग नहीं लगाया था फिर बाद में। ये देखो मैं बोल रहा था ना, चरक संहिता में कितने पार्ट्स होते हैं। चरक संहिता में 120 पार्ट और 8 खंड है। चरक कुषाण शासक कनिष्क के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इन्होंने चिकित्सा पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा है। बस ये पूछ लेता है कि चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ने लिखी है। इसमें 120 अध्याय, 8 खंड है।
योग दर्शन देखो अभी तो लगाया था, आपको मिला लेना। ये 6 दर्शन है। वैसे सिख कड़ा दे पहला गलत है। उत्तर मीमांसा कपिल ये भी गलत है। न्याय गौतम ये सही है। और मीमांसा कड़ाद शी ये गलत है। न्याय गौतम उत्तर मीमांसा बदलाव पूर्व मीमांसा जैमिनी वैसे सिख कड़ाद। मिरात सिकंदरी के बारे में बात करते हैं। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। मिरात सिकंदरी गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन। अब दोनों बात सही है, दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। मिरात सिकंदरी के लेखक सिकंदर इब्न महमूद है और पुस्तक गुजरात के इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। व्यापार वाणिज्य की उन्नति और समृद्धि का कारण रही, जो उसके राज्य के व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित आवाजाही का कारण संभव थी। अगला पूर्व मध्यकाल आ गया। कुमारपाल चारित्र राजशेखर। दोस्तों पहला ही गलत है। दृश्य काव्य हेमचंद सूरी सही है। सूर्योत्सव सोमेश्वर सूरी सही है। हमीर महाकाव्य नयचंद सूरी सही है। कुमारपाल चरित्र के लेखक हैं हेमचंद्र सूरी। दोबारा देख लेते हैं। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र सूरी, दृश्य काव्य हेमचंद सूरी, सूर कथा उत्सव सोमेश्वर सूरी, हमीर महाकाव्य नयचंद सूरी। आ सकता है मिलाने को, ये मिलाते हैं। देखो माधवचार्य आपको पता ही है, पराशर माधव की किताब है। सी का इसको मिलाओ 2 को, सी का 2 होगा जिसमें वो उत्तर होना चाहिए। अब 2 में आ रहा है तो फिर देखें दोबारा, और इसमें फिर कॉमन ढूंढ लेना है। अतः कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और सी का दूसरा हो गया देवाड़ दिभट्ट स्मृति चंद्रिका, देवड़ भट्ट स्मृति चंद्रिका, हेमाद्रि चतुर्ग चिंतामणि, माधवचार्य पाराशर माधव एंड बल्लाल शैल दान सागर। ये इसका लगाना है। जैसे कि आपको पता ही है बंगाल सैन वंशों का शासक था, तो उसका आरोही क्रम लगाना। सबसे लास्ट में आपको पता ही है कि बल्लाल सैन था। अब एक को जिसमें अंत में उसे लगा दिया जाए, बल्लाल सैन एक लास्ट में होगा तो एक गलत हो जाएगा। लक्ष्मण सेन सबसे लास्ट में, सॉरी। हेमंत सेन 1070 96, विजय सेन 96 1158, बल्लाल सेन 1158 1178, लक्ष्मण सेन सबसे लास्ट में है 1178 1207। लक्ष्मण सेन आएगा दोस्तों। रुद्रमा के बारे में बात करनी है। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्रता शक्ति। अब आपको पता ही है चौथी कौन सी हो, लेकिन है वारंगल की। आपने फिल्म भी देखी होगी रुद्रमा देवी फिल्म। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक, देवगिरी के शैवना शासकों को पराजित किया था। बिल्कुल देवसेना वाली फिल्म देखी है ना आपने दोस्तों, रुद्रमा देवी देवसेना। रुद्रमा वारंगल की काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। इसके पूर्व गणपति महादेव रुद्र प्रथम थे। काकतीय शासक रुद्रमा ने अपने साम्राज्य की रक्षा की। साम्राज्य विस्तार हेतु पांड्य, गंग और शैवना शासकों को पराजित किया। इटली के निवासी मार्को पोलो ने रुद्रमा को प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा की है। अगला देखते हैं दोस्तों, इसका लगाना था क्रम। आप इसमें ऐसा लगा सकते हैं कि जैसे यूएसपी के वाले सिस्टम वाले से भी हो जाता है यूएसपी की से, क्योंकि आज़ाद शत्रु आप देख सकते हो। सबसे पहला आज़ाद शत्रु का लक्ष्मी संघर्ष ही आएगा, तो तीसरा सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आज़ाद शत्रु आप राजा के हिसाब से लगाएं। राजा सबसे पहले यह आज़ाद शत्रु आया, लक्ष्मी से संघर्ष किया। उसके बाद यानी ये जैसे मगध वंश का है, फिर आएगा आपका हसीन मसुक, यानी फिर सातवाहन वंश आ जाएगा। और फिर स्कंद यानी गुप्त वंश, हसीन मसुक सा, यशोधर्मन, मिहिरकुल संघर्ष शासक। मिहिरकुल सबसे लास्ट में आएगा, आपको चर्चा में चलता रहेगा। इसमें किताब में कमी है कि इसने सन नहीं लिखा है, इसको सन लिख लेना उचित रहता। और ये फिर ये लगा रहता संबंध का कारण। आपको बताइए जब सबसे पहले भारत पर आक्रमण करेगा सिकंदर, 321 हो गया ये, 320-21 सिकंदर ने 320-21 में आक्रमण कर देता है। 26 में अशोक का कलिंग आक्रमण 261 ईसा पूर्व और बाद में हो गया। शक संवत 78 ईस्वी में चला था। गुप्त संवत सबसे लास्ट, गुप्त काल। आप मतलब काल के हिसाब से भी इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि सिकंदर आया, उसके बाद मौर्य आए, मौर्य के बाद शक आए, शक के बाद गुप्त। और महाजनपद राजधानी मिलानी है दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा। मत्स्य विराटनगर, अंग, चंपा, सुरसैन, मथुरा, दक्षिण पांचाल, काम्पिल, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ। विक्रम संवत आपको पता ही है 57 ईसा पूर्व होना चाहिए इसका।
विक्रम संवत ने जब किसको हराया था, शकों को, यानी इसने शकारी की उपाधि धारण करी थी। तो मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों के उपजय के बाद 57 ईसा पूर्व में नया शक संवत चलाया, विक्रम संवत। और उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने बाद शक संवत की जगह संवत चला दिया, जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रहण किया गया। कौन से वाले को? कनिष्क वाले को, 78 वाले को शक संवत। ये पूछा था भारत में और सही बताना था। कलिंग पाटलिपुत्र, कलिंग गलत हो जाएगा। कलिंग जो है आपको पता, उड़ीसा का जो खारवेल था वहाँ का राजा था। और दक्षिणापद सुवर्णगिरी होना चाहिए, दक्षिणापद सुवर्णगिरी, उत्तरापद तक्षशिला और कलिंग तोसली अवंतिका उज्जैन। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में बताना था। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह थे, बिल्कुल हो सकता है, और वहाँ सामान और आयात के बड़े गोदाम थे, ये भी बात हो सकती है, दोनों सही है। प्राचीन भारत में व्यापार की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी। नदियाँ और अंतर्देशीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ऐतिहासिक ग्रंथ और शिलालेखों के कई नदी बंदरगाहों का उल्लेख है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, अन्य नदियों का स्थित बंदरगाह। ये बंदरगाह सामान के आदान प्रदान के केंद्र के रूप में काम करते हैं। प्राचीन भारत में बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र थे, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों से आए सामान को बड़े गोदामों में एकत्र किया जाता। पाटलिपुत्र, भरूच, तक्षशिला आदि बंदरगाह आपने देखा ही होगा। और फिर इसको क्रम लगाना मैंने दोस्तों इसका याद ऐसे कर रखा है, FSHE। F बोले तो फयान सबसे पहले, S होंग्यून, FSH हैंसवांग, यानी 4 3 1 2, 4 3 2, ये D होना चाहिए दोस्तों, सही है। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय और हैंसवांग हर्षवर्धन, इतसिंह 7वीं शताब्दी, अलबरुनी महमूद गजनवी 11वीं 12वीं शताब्दी। और जी पिछवई चित्रकला आपको पता है भगवान श्रीनाथ से संबंधित है, श्रीनाथ और कृष्ण जी से संबंधित है। पिछवई पिछवई चित्रकला श्रीनाथ जी यानी कृष्ण देवता जी से संबंधित है। पिछवई पेंटिंग पारंपरिक भारतीय कला का एक रूप है, जिसकी उत्पत्ति भारत के राजस्थान के नाथद्वार शहर में 400 साल पहले हुई थी। इसे आमतौर पर श्रीनाथ जी की मूर्ति पीछे लटकाया जाता है, जो कृष्ण जी के एक स्थानीय रूप है। पिछवई पेंटिंग में जटिल डिजाइन और जीवंत रंग होते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला को दर्शाते हैं। अब अगला देख लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास दोस्तों, भारत पर तुर्की का आक्रमण सफल हुआ, मान सकते हैं, हो सकता है। और इसके भी हल करने के लिए क्योंकि और इसलिए का प्रयोग करते हैं। भारत पर तुर्की का आक्रमण सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए भारत पर तुर्की का आक्रमण सफल हुआ। बिल्कुल सही, दोनों सही, व्याख्या सही। बलबन ने अपने शासन को मजबूत बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित किया, हो सकता है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ये भी हो सकता है। यार दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं। उन्होंने आक्रमण को सुरक्षित करने के लिए अपने हाथ में सत्ता ली, ये नहीं कह सकते। यार दोनों से व्याख्या सही नहीं है। अगला, फिरोज शाह तुगलक का नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? इसका क्या था? अजीमुद्दीन खान ने। दलाइल फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ, जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने आदेश पर उसके दरबारी कवि अजीमुद्दीन खानानी ने की थी। इसमें विभिन्न विषयों में 300 ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ लिखे गए थे। वे फिरोज शाह तुगलक को नगरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। सैयद वंश के बारे में बताना। सैयद वंश के जो राजा थे उनका क्रम लगाना। आपको पता है कि सैयद वंश की स्थापना खिज खान ने की थी, तो एक सबसे पहला आएगा। अब सभी में एक दिया गया है। फिर कॉमन ठोकने सोचेंगे। खिज के खान के बाद मुबारक खान आया था, मुबारक खान के बाद आया था मोहम्मद शाह, और फिर आया था अलाउद्दीन अहमद आलम शाह, यानी 1 3 2 4 1 3 2 4 सी होगा। मिरात सिकंदरी, बहरान मासिर, रियाज सलातीन, रियाज ऊसा। अब दोस्तों ये बहुत सबसे हार्ड क्वेश्चन था, मेरा पता हुआ था नहीं था। मिरात सिकंदरी गुजरात विजय, मासिर, बुरहान मासिर, बहमनी साम्राज्य, रियाज उस सलातीन, बंगाल का इतिहास, रियाज अल इंसाह, महमूद गवाह का पत्र संग्रह।
फतवाहात सलातीन फ़िरोज़ शाही, फतवाहात सलातीन अब्दुल मलिक इसामी, फतवाहात सलातीन अब्दुल मलिक इसामी, फतवाहात फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ तुगलक, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी, यानी कि ज़ियाउद्दीन बरनी वाला क्या था वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी। शी का चौथा लगाने पर उत्तर नहीं आ रहा था। खैज़ैन फ़तुल अमीर खुसरो वाला का याद आ रहा था, और जी डी का तीसरा होगा तो सी हो जाएगा। फतवाहात सलातीन अब्दुल मलिक इसामी, फतवाहात फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ तुगलक, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी, खज़ैनुल फतवा अमीर खुसरो। गोलकुंडा का किला भारत में कहाँ पर है आपको पता है? ये तेलंगाना में होगा, आंध्र प्रदेश में था पहला। गोलकुंडा किला भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था, और जिसका पुनरुद्धार कुतुब शाही राजवंश ने करवाया। पुनरुद्धार किसने करवाया? कुतुब शाही राजवंश। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव राव। तालीकोटा युद्ध जो हुआ था 1565 के समय, विजयनगर साम्राज्य का शासक तुलुक राजवंश का शासक सदाशिव राय था। यह कठपुतली शासक था, वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथ में थी। और बोला था इसी वजह से मेरे राम राय याद आ रहा था। मतलब उसका शासक था सदाशिव राय, मंत्री था राम राय, और दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। कौन सा? दक्कन और विजयनगर, यानी मुसलमानों के बीच पंगा हुआ था, और विजयनगर के राजा। तालीकोटा का युद्ध 1565। रक्षी तागड़ी का युद्ध भी बोलते हैं इसको। और जी कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया? जैनुल आबदीन। दोस्तों कश्मीर से कोई भी प्रश्न आए जैनुल आबदीन लगा देना अगर याद ना हो तो। कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन अपनी धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना चाहता है। उसने कश्मीर के हिंदुओं से अपना जजिया कर को समाप्त किया। हालांकि वह एक मुस्लिम शासक था। उसने गायों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया, स्त्रियों के सती होने पर अनुमति दी। स्त्रियों को सती होने की अनुमति दे दी थी, नहीं दी होना चाहिए था। इन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य को संरक्षण किया। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, तिब्बती भाषा का जानकार था। अगला देखते हैं। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता। बिल्कुल सही, क्योंकि जौनपुर सरकी काल में शिक्षा का महान केंद्र था। बिल्कुल सही, दोनों सही हो जाएंगे यार, दोनों से व्याख्या सही। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। अतः दोनों के अंदर सही हो जाना चाहिए। सिराज हिंद जौनपुर का ऐतिहासिक नाम। फ़िरोज़ तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में इसको बनाया था। फ़िरोज़ तुगलक ने शहर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT की स्थापना FST ने बनाया था MBT की याद में। वास्तविक नाम था जौना खान। तुलसीदास के बारे में जानते हैं। तुलसीदास का नाम बांदा जनपद के राजपुर नामक गाँव में होता है। ये तो बात सही है, बांदा जनपद में हुआ। तो पत्नी का नाम गीता नहीं था, पत्नी का नाम था, क्या नाम था? रत्नावली, जिसे बहुत प्यार करते थे। तुलसीदास का जन्म 1523 में बांदा जनपद में चित्रकूट में हुआ था, राजापुर गांव में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माँ का नाम तुलसी था। पिताजी का नाम तो आत्माराम था। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली, बेटे का नाम तारक था। बेटे का नाम तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के कवि विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की। और तुलसीदास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के समकालीन है। कौन? तुलसीदास। कक्षा 6 से लेकर आपके लास्ट तक तुलसीदास पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक जियोगे तुलसीदास को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। खरीदादार कौन है? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। फरमान को भेजने वाला अधिकारी। फरमानों मतलब तो सूचना। सही नहीं है, बताओ। शाह तुर्गन इल्तुतमिश की पत्नी हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी इल्तुतमिश रज़िया के पिता गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। कौन सा ग्रंथ था इसमें? था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो थी अकबर के साथ संबंधित है। मुग़ल सम्राट अकबर की माँ है हमीदा बानो बेगम, और हुमायूं की पत्नी है। गुलबदन बेगम बाबर की लड़की है, और जी रज़िया इल्तुतमिश की लड़की है। शाह तुर्गन इल्तुतमिश की पत्नी है, अतः भी गलत है। और जी खानवा का युद्ध आपको पता ही है। 1500 खाना खाया, पानी पीकर खाना खाया, पानी पिया खाना खाया।
चाय पी, पानी पी, खाना खाया। खाना सबसे लास्ट में हो जाएगा तो 1527। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राज संगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध। बाबर ने भारत में सत्ता प्राप्त करने के लिए 1526 में पानीपत का युद्ध किया। पानीपत के युद्ध चाय पी, पानी पी के खाना खाया था इसने। पानी पी के खाना खाया, फिर चाय पी ली 1528 में। चाय पीने के बाद घर चला गया। घर के बाद में मर ही गया था दोस्तों 1530 में। साला 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने। अब ये सबसे टेढ़ा हिसाब किताब था। अबुल फजल 1720 में हुआ था। सेम और पर हुआ नहीं था। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था। शेख मुबारक की मृत्यु 1593 में। शेख मुबारक 1593 में मरा। फैजी 1595 में मरा। अबुल फजल की हत्या 1602 में हुई। दीनदयाल की मृत्यु 1605 में हुई। दनियाल दीनदयाल ने दनियाल 1605। बैरम खान के बारे में बताना। अकबर ने बैरम खान को खाने खान की उपाधि दी, बिल्कुल सही है। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी। और कब दे दी थी? जब भी दी होगी तो पहला से दूसरा गलत हो जाएगा। नहीं मतलब दी थी, नहीं उसी समय दी होगी। 13 वर्ष के आयु में राजारोहण किया। और जी बैरम खान को मुगल साम्राज्य में वजीर खाना की उपाधि के साथ नियुक्त किया। और जहांगीर शाहजहां मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बाबर नहीं, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी फारसी में लिखी थी। जहांगीर द्वारा तुझो के बाबर जहांगीरी तुझो के जहांगीरी काय में लिखी गई थी? फारसी भाषा में। तुझो के जहांगीरी का पूरा करने का श्रेय मोतियाबिंद खान को जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी और जो आगरा के किले और शाहबुर्ज एवं यमुना पत्थर स्थित पत्थर खाने में लगवाई गई थी। कैप्टन हॉकिंस के बारे में बताना। कैप्टन हॉकिंस 1611 में 1612 में आया था दोस्तों। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 और 1612 में गया। तुर्की भाषा का बहुत अच्छे कहता था। तुर्की भी जानता था, फारसी भी जानता था। वो तो कई भाषा हो गया था। तुर्की फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। एक सत्य दूसरा सत्य होगा तो इसने एक क्यों लगाया इसमें? एक सत्य एक असत्य होगा तो एक को माना, मतलब एक सही था इसमें, तो इसका 2 सी होना चाहिए। ये लगाना था। बंगाल के शासक थे? बंगाल के बहादुर शाह जफर। सबसे लास्ट में होता तो बहादुर शाह होते। बहादुर शाह करता। बहादुर शाह सबसे पहले है, और फिर झादर शाह, फारुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह, झादर शाह, फारुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह, झादर शाह, बहादुर शाह, झादर शाह, फारुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ पर है बताओ? आगरा, सिकंदरा। आगरा का मकबरा सिकंदरा आगरा में निर्मित है। इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। जहांगीर के समय पूरा हुआ और इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। और यह महल फतेहपुर सीकरी का नहीं है। फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है? पंचमहल, मच्छी भवन। बीरबल का महल में फाइज खाना। पंचमहल, मच्छी महल कहाँ पर है दोस्तों? जो मच्छी महल है आपका लखनऊ में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में दीवान आम, फतेहपुर सीकरी में दीवान आम, दीवान खास, पंचमहल, बीरबल महल, मुफाइज खाना, मुहाफिज खाना, जोधाबाई का महल, पंचीली दरबार, बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब है। मच्छी महल लखनऊ में है। लखनऊ में ही सिकंदराबाग है। 76 मंजिल है। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रोमी दरवाज़ा यहीं पर। मुगल कालीन का इतिहास और देख लेते हैं। तोहफ़ा-ए-अकबर शाही किसने लिखी थी? अब्बास खां सरवानी। तोहफ़ा-ए-अकबर शाही को लेखक अब्बास खां सरवानी है और तवारीख़ शेर शाही का ग्रंथ है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। रुकात और इंसा अबुल फजल के। अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा, रुकात, इंसा अबुल फजल। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किताबुल हदीस मुंतखबुल तवारीख़ को लिखा है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किताबुल हदीस की मुंतखबुल तवारीख़
महाभारत किसने लिखा आपको पता है? अबुल फजल ने लिखा, अबुल फैजी। महाभारत फैजी, रामायण अब्दुल कादिर बदायूनी यानी लीलावती, अथर्ववेद क्या लगा दिया। महाभारत नकीब खान ने करा था। महाभारत फारसी अनुवाद नकीब खान। महाभारत का अनुवाद नकीब खान ने किया। रामायण का अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। रामायण अब्दुल कादिर बदायूनी ने बी का पहला लगा दिया। जैद तब। अथर्ववेद इब्राहिम खान सरहिंदी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। अथर्ववेद लीलावती फैजी, लीलावती का फैजी। डी का दूसरा तो मिल जाता है, डी का दूसरा और बी का पहला। महाभारत नकीब खान एंड रामायण अब्दुल कादिर बदायूनी। अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सरहिंदी। लीलावती अबुल फैजी।